अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है। और जो इन बच्चों को अभी तक वीडियोस नहीं पहुंची वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो लोग अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 19 को स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 जो है वो पिछली फिजिक्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा नहीं बल्कि टोटली डिफरेंट है। डान ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का जो दौर है, मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से आई और किस तरह से जो है ना इसने जन्म लिया। कुछ टाइम तक जो है जो 19th सेंचुरी तक भी कंसीडर किया जाता था कि फिजिक्स के बारे में हर चीज मालूम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ चीजें ऐसी थी जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। तो उनमें से कुछ फिनोमेना थे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटम इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये वो चीजें थी जो कि क्लासिकल थ्योरी के ऊपर जो है ना हम जब इनको इम्प्लीमेंट करते थे, इनके ऊपर लगाते थे क्लासिकल थ्योरी को, तो ये हमें आंसर या रिजल्ट सही नहीं देती थी। अब हमने क्या किया, हमने ये इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जो साइंटिस्ट थे उस दौर के, उन्होंने इनको स्टडीज करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये जो है, ये सारे फिनोमेनास कभी भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते क्लासिकल फिजिक्स की बेस पे। तो एक नई फिजिक्स का जो है ना वो ब्रांच इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स जो है ना वो दो तरह की जो है वो आगे ब्रांचेस में मुश्तमिल होती है। वन इज द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड सेकंड इज द क्वांटम मैकेनिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट हम लोगों ने बीएससी में भी पढ़ने हैं, एमएससी में भी पढ़ने हैं, और ये दोनों सब्जेक्ट पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेपर में से जब भी क्वेश्चन पेपर जब भी बनाने लगेगा तो वो इसमें से जरूर उठाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वांटम थ्योरी हैज बीन एबल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। और जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और एक और तीसरी चीज है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम वो फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं जो इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते हैं। मतलब तीन तरह की हम चीजें स्टडी करेंगे ऐसी, जहां पर ये लहदा लहदा से हमने स्टडी करना है, इनको एक ही साथ स्टडी नहीं करना। मतलब motion with the speed of light, motion with a motion near an intense gravitational field, and motion of extremely small particle moving with that has the extremely small particle, the special relativity, and second thing the electromagnetic radiation as a discrete packet of energy। मतलब हम लाइट को जो है ना वो चेंज कर देंगे वेव नेचर से किसके अंदर, पार्टिकल नेचर के अंदर। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन क्या होती है। रिलेटिव मोशन होती है कि जैसे हमारे लिए, हमारे पास हम जा रहे हैं, दो गाड़ियां आपस में जा रही हैं। ठीक है। तो एक गाड़ी अगर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो दूसरी गाड़ी उसके पास से गुजरती है। ठीक है। तो वो अगर वो आप दोनों पैरेलल एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो अगर एक गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और वो आगे निकल गई है तो उसके लिहाज से दूसरी गाड़ी क्या होगी, बैकवर्ड मोशन में जाएगी। लेकिन जो है दोनों की स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन उसके ऑब्जर्वर के लिहाज से वो क्या कहेगा कि ये गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। अब जो जो पीछे जाने वाली गाड़ी में बैठा हुआ है वो कहेगा कि दूसरी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। अब दोनों ऑब्जर्वर के लिहाज से बात जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक है कि अगर एक बाल है, हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारी बाल की डायरेक्शन जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है, बाल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा दूसरे ग्लोब से देखता है तो उसके लिए बाल की पोजीशन जो है वो नीचे होगी। ठीक है। जैसे हम देखते हैं अपनी, अब आप छत पे 3 मंजिलें हैं। ठीक है। आप पहली मंजिल से देखते हैं तो आपके लिए पहली मंजिल से देखते हैं तो दूसरी मंजिल आपके लिए ऊपर है, लेकिन जो तीसरी मंजिल से देखेगा उसके लिए दूसरी मंजिल नीचे है। अब दोनों में फर्क कहाँ पे आया है, रिलेटिव मोशन के अंदर आया है। रिलेटिव चीज आ गई है कि अगर हम ऑब्जर्वर को चेंज कर दें, ऑब्जर्वर की पोजीशन को चेंज कर दें, तो वो जो बात है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर दो कार है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, तो अगर एक बंदा उस एक कार के अंदर बाल को ऊपर की तरफ फेंकता है तो जो कार के अंदर बंदा बैठा है तो उसके लिए बाल ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। लेकिन एक बंदा बाहर खड़ा है, बाहर खड़े हुए बंदे के लिए कार के अंदर जब उसने बाल फेंकी तो वो नीचे आएगी, तो वो पैराबोलिक होगी। तो अब दोनों की जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होंगे। तो ऑब्जर्वर चेंज होने, अब यहाँ पर हम ऑब्जर्वर के चेंज होने से जो है ना ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही है। अब इस चीज को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। हम क्या कहते हैं कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो है ना किसी भी क्वांटिटी की मोशन या किसी भी क्वांटिटी को हम स्टडी करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है कि जिस जगह पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी सराउंडिंग जो है ना उसके लिहाज से हम कर रहे हैं ना। अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर दूसरे किसी सिटी का डिस्टेंस मैं करती हूँ, जैसे यहाँ से लेकर लाहौर का डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर है। कितना है, 600 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रेंज क्या थी,
एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक। अगर हम दूसरे कंट्री की बात कर देते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वास्ट हो जाता है। तो वो रीजन जहां पर हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं किसी भी रीजन के अंदर, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपने रूम के अंदर बना रही हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरा रूम है। आप फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज या स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं तो आपका उस टाइम पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्कूल या कॉलेज है, ठीक है। तो ऐसे एरिया या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम मेजरमेंट्स करते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा है कि ये चैप्टर भी एफएससी के अंदर बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ द स्पेसशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ डिस्टेंट स्टार। तो अब क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन दी स्टार्स इज देन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने स्पेसशिप की मोशन देखनी है ना, अगर हम स्पेसशिप की मोशन को अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से देख रहे हैं तो वो तो बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं उसको स्टार्स की रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो हम स्पेसशिप के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टू टाइप्स होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी होती है, जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है और या रेस्ट भी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। तो अर्थ इट में तो अर्थ जो है ना वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ कंसीडर की जाती है, लेकिन एग्जैक्टली अर्थ जो है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। और इसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी इसी तरह से है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो उसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग एंड हेंस strictly speaking the earth is not an inertial frame of reference, but it can often be treated as an inertial frame of reference without serious error because of very small acceleration। तो अब अर्थ का एक्सेलरेशन वेरी स्मॉल है, तो जैसे हम इसको क्या कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो पोस्टुलेट के ऊपर बेस करती है। फर्स्ट पोस्टुलेट, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज अ सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। की स्पीड ऑफ लाइट जो है, हालांकि रिलेटिव मोशन है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो चेंज नहीं करती, ठीक है। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है इसको हमने जनरलाइज कर दिया है कि सारे लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सेम होते हैं। अब देखें कि अगर हम डिफरेंशिएट कर सकें कि अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अदर, इफ द लॉज ऑफ फिजिक्स वर डिफरेंट तो वो सेम होंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट ऑब्जर्वर जो हैं तो वो रिलेटिव मोशन में होंगे। रिलेटिव मोशन में होने के साथ साथ हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देंगे, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस से हम क्या बता सकते हैं कि कौन सी जो है वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और कौन सा जो है मूविंग है। लेकिन जो है सच डिस्टिंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी रिलेटिव एग्जैक्ट यूनिफॉर्म मोशन या एग्जैक्ट रेस्ट जो है ना वो डिटेक्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, सो दिस पोस्टुलेट implies that postulate state and experiment, sorry, there is no way to detect absolute uniform motion। absolute uniform motion को डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8। टाइम डायलेशन को जस्ट आपने रीड करना है कि टाइम जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसका टाइम चेंज हो जाता है, टाइम जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो एज द क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 सो टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो टाइम जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है। ऑब्जर्वर चेंज होने से इवेंट्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। इवन एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन आल्सो स्लोड बाय मोशन एट वेरी हाई स्पीड्स। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी तो जो क्या होगी, स्लोड हो जाएगा। एज जो है, एज का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा और उसकी एज कम होगी एज कंपेयर टू रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर एक मूव कर रही है और एक रेस्ट पे है, तो रेस्ट वाले की जो एज है जो उसके अंदर ऑब्जर्वर है उसकी एज कम होगी, जो मूव कर रहा है उसकी सॉरी ज्यादा होगी, और दूसरे के अंदर क्या होगी, कम होगी। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और इसका फैक्टर, इसकी भी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है। मेस वेरिएशन भी पढ़ लेना है। यहाँ पर मैस वेरिएशन के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि ये even the earth orbital speed is 330 kilometer per second on the other hand the speed of light in free space is, this is the reason why speed of the light in free space is this is the reason why Newton's law are valid in everyday situation। However, when experimenting with atomic particle moving with velocities approaching speed of light, the relativistic effects are very prominent and experimental values cannot be explained without taking Einstein equation into account। तो जब हम कम velocities लेते हैं ना, जब velocity v देखें v approaches to c हो जाती है तो v over c is equal to 1। तो
ये फैक्टर जीरो को अप्रोच कर जाता है और मैथ जो है ना इन्फिनिट हो जाता है। लेकिन जो डेली लाइफ में अंदर है, वी डील विद एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड, हम बहुत कम स्पीड के साथ डील करते हैं और वो कम स्पीड की वजह से हमारे पास जो न्यूटन लॉज है वैलिड है। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है, ये वाली सिचुएशन आ जाती है, एम अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो मैथ एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन का लाजमी है। आइंस्टाइन ही जो था जिसने इस थ्योरी को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया था, एंड दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज द बेस ऑफ फिजिक्स कि एम डिपेंड्स, एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्ट हो जाती है, मैस जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैस चेंज हो रहा है, जैसे हमने कहा ना कि वो मैस एज एम सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम डॉट सी स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन, एज सच इट रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे तो ये इस चैप्टर को अगर मैं मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो बहुत टाइम टेकिंग है, इसका एक लेक्चर ही बहुत टाइम लेगा। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी बातें बता रही हूँ। और इसके अंदर से जो है ना ये चीजें, ये अबाउट 2 मीटर पर सेकंड नेवर स्टार है, इसका किसका एब्रीवेशन है, ये सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी में। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती हैं, इसको भी मैं मुकम्मल एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इजी सा टॉपिक है, जैसे ही आपको इसको पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। लेकिन इसकी जो है ना ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों को वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन से कलर की रेडिएशन जो है एमिट करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एमिशन की है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के अंदर से आप लोगों ने at a given temperature the energy not uniformly distributed in the radiation spectrum of the body, in the radiation spectrum of the body, ये लाइन भी आप लोगों ने याद करनी है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, और 2.9 एक्सपोनेंशियल -3 मिलीमीटर केल्विन, ये किसके बराबर होता है, इसका यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको वेन्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमा है कैसे लोअर इंटेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फोर, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी फोर, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि टी को अगर 2 टाइम्स कर दें तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और इसका यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। और ये स्टीफन कांस्टेंट किसके बराबर है, 5.67 एक्सपोनेंशियल -8। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, उसके बाद है प्लैंक्स अजम्पशन। प्लैंक्स ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसने दी थी उसके मुताबिक है रेडिएशन नॉट कैन नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व। अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आई थी ना, ये बता तो दी गई लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो इसको एक्सप्लेन किसने किया था, प्लैंक्स ने किया था। प्लैंक्स ने कहा था एक्चुअल में ब्लैक बॉडी के ऊपर रेडिएशन जो पड़ती है और उसके बाद जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो रेडिएशन को एमिट करता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो रेडिएशन थी, तो इसके बारे में प्लैंक्स ने assumption दी थी कि जो रेडिएशन है ये वेव्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये 1900 में मैक्स प्लैंक ने बताया था कि ये जो वेव्स हैं ये एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल है, और एनर्जी का जो पैकेट है वो क्वांटा कहलाता है और वो डिस्क्रीट है। मतलब हर रेडिएशन जो एमिट हो रही है एक्चुअल में बेटा इस तरह से है कि जब हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर पड़ती है ना एनर्जी या लाइट पड़ती है, तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। अब जब वो एनर्जी दोबारा रे एमिट करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करता है। अब देखें कि हो सकता है कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की हो या अंदर वाले ने की हो, तो अब हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, हर शेल की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्क्रीट होती है, मतलब डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन ने एमिट की है वो सिर्फ उसी के साथ एसोसिएट होगी। तो E इज इक्वल टू एच एफ जो है ना वो इक्वेशन है, ईच क्वांटम is associated with the radiation of a single frequency, the energy of which is equal to hf h 6.63 exponential -34 joule second। तो सबसे स्मॉलेस्ट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जाउल सेकंड है, और इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मॉलेस्ट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो जाउल सेकंड है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, fundamental constant is as important in physics as the constancy the speed of light in vacuum। तो मैक्स प्लैंक्स ने इसकी डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज इसको मिला था 1918 के अंदर। फोटोन क्या होता है, प्लान suggested that matter is not continuous but consist of large number of tiny particles, so this radiation energy from a source। अब ये जो था ना ये बड़े ही मजे के, अगर इसको मुकम्मल एक्सप्लेन किया जाए तो इतनी मजे के ये टॉपिक हैं कि पहले जो रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मोशन का जो है ना वो दिया था ना, अभी जो मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की, तो इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स एक शेल ये हो गया, सॉरी
एक शेल ये हो गया और एक शेल ये हो गया और दरमियान में न्यूक्लियस हो गया। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, इसने कोई फोटोन अब्सॉर्ब किया, तो जब ये एमिट करेगा तो डेफिनेटली उतनी एनर्जी का करेगा ना जितनी इस शेल के अंदर होगी। अगर उसने इसके अंदर किया है तो उसी हिसाब से करेगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाता है इनर से बाहर की तरफ, तो वो एनर्जी को एमिट करके जाता है, और अब ये एनर्जी जो है ना ये फोटोन के बराबर है। और फोटोन जो है would consist of a large number of tiny particles of the radiation energy from a source. He assumed that granular nature, मतलब particle nature of light इसने ऑब्जर्व की थी, as instead of planetary motion, planetary सॉरी इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन। अब कॉन्टिन्यूस जो है रेडिएशन क्या होती है, जैसे रेडिएशन एमिट हुए जा रही है हुए जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो फिक्स है एक शेल के अंदर, तो क्या वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए उसने ग्रेनुअल नेचर दी थी। और E इज इक्वल टू पी सी, ये मोमेंटम की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। ये सारी इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेने। P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम। और यहाँ पर फिर आ गया है ये स्पेक्ट्रम, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे कम रेडिएशन किसकी, सबसे कम जो है ना वो फ्रीक्वेंसी किसकी है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन सी किसकी है, गैमा रेज की। गैमा रेज मोस्ट एनर्जेटिक है, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। और ये सारी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए जो है ना जो लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। एट द हाई एंड gamma radiation with energy is easily detected as a quanta by radiation detector and counter। तो ये रेडिएशन डिटेक्टर से इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और एनर्जी ऑफ इज ओनली अबाउट 10 पावर माइनस 10। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। ठीक हो गया। तो ये रेडिएशन के बारे में बताया। emission और absorption energy in steps में भी extended to include any system such as a mass oscillating on a spring। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको रीड आउट कर लेना है, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड पे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, ये इसके तीन वेज हैं। सबसे पहला वे तो जो है सिंपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सेकंड कॉम्पटन है, थर्ड है जो पेयर प्रोडक्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है ना, जब लाइट फॉल करती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। एक्चुअल में इस प्रोसेस को मैं आपको सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब लाइट आती है ना, अब लाइट की हमारे पास कौन सी नेचर है? पार्टिकल। अगर मैं कहती हूँ कि लाइट एक वेव की नेचर है, तो जितनी तेज लाइट होनी चाहिए उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होने चाहिए, और फॉरन इलेक्ट्रॉन को जो है ना एमिट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये ऐसा प्रोसेस था जो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस नहीं कर रहा था और ना ही उसके तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो हमारे पास पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल जो है ना सेटअप बताया गया, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एनोड होती है, कैथोड होती है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैथोड से एमिट होते हैं, नोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और 1/2 वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, ये सारी रीडिंग यहाँ पे आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। अगर कोई ये समझ, लेकिन इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि कुछ चीजें ऐसी थी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो कुछ चीजें, कुछ कंफ्यूजन थी जो कि पैदा हो गई थी, और वो एक्सप्लेन नहीं की जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो सबसे पहले हम उन कंफ्यूजन को स्टडी कर लेते हैं। द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with different energies। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट थी। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर मेटल सरफेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो ये आप लोगों ने याद करना है कि किस किस चीज के ऊपर ये चीजें डिपेंड कर रही हैं। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच no electrons are emitted however intense the light may be। this threshold frequency f not varies from metal surface। तो ये सारी चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से भी पेपर आता है। और किस तरह का आता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी नॉट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक्सप्लेनेशन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन ने जो है ना वो प्लैंक्स थ्योरी को लीड करते हुए इस इज इक्वल टू एच एफ की कंसीडर करते हुए बताया था कि जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो लाइट जो है उसकी हर लाइट क्वांटास पर मुश्तमिल होती है। और हर क्वांटा जो है ना एक वो पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर की वजह से जो लाइट है, लाइट जो है पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करती है, और कोलिजन के नतीजे में जो फोटोन है वो अपनी सारी एनर्जी किसको दे देता है?
जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है, ये पार्टिकल है, वो सारी एनर्जी अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वो एनर्जी अगर बराबर है वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम ए मेटल सरफेस। तो वो उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। अब हमारे पास जो आने वाली लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है या उसकी एनर्जी डिपेंड करती है कि हाया के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा होगा या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो बाहर आ सकता है। ठीक है, अगर वो एनर्जी उस एनर्जी के बराबर है, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके। और वो एनर्जी किस फॉर्म में? इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन में से माइनस होकर बाकी जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। और ये चीजें जो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जैसे ही वो बाहर आता है, अगर हम उसको जीरो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ठीक है, और उसके बाद आइंस्टाइन को भी इसमें नोबेल प्राइज मिला था। और अच्छा, इंटेंसिटी के ऊपर कौन सी चीज डिपेंड करती है? अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो भी एफ नॉट से पहले स्टार्ट नहीं करी। तो काइनेटिक एनर्जी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एफ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि जब फ्रीक्वेंसी एफ टू ग्रेटर देन है एफ वन, तो ये जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट है, और उसके साथ जो है ना वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज फॉर लाइट ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो लाइट जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के यूज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जो है ना वो चेंज हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज जो है ना वो चेंज हो जाता है। एफ टू बड़ा है एफ वन से, तो हमारे पास जो है एफ टू की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मजीद नेगेटिव हो जाती है, मजीद ज्यादा भी कह सकते हैं हम इसको, सॉरी कम भी कम भी हो जा सकती है। और जो है ना वो माइनस वी पे, अगर एफ वन से जो है एफ एफ टू बड़ी है एफ वन से, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इंटेंसिटी जो है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, और अगर इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। ठीक हो गया जी, एक्सप्लेनेशन भी हो गई। उसके बाद फोटो सेल है, इसको सिर्फ रीड आउट करना है, और उसके अंदर इसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, और उसके अंदर कौन-कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट है। हाँ जी, कॉम्पटन इफेक्ट भी जो है ये इंटरेक्शन है मैटर की रेडिएशन के साथ। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम एक्स रेज को फॉल करते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो स्कैटर्ड कर जाता है। अब अगर हम एक्स रेज को कंसीडर करें वेव्स, तो वेव तो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर नहीं कर सकता, वेव तो इलेक्ट्रॉन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जो एक्स रेज है वो भी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है कि एक्स रेज की जो है ना वो पार्टिकल नेचर है, और वो जब वेव उसके ऊपर पड़ता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर देता है, और सॉरी खुद भी स्कैटर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा। और जो स्कैटर्ड फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन से उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ना वो दोनों चेंज हो जाती हैं, और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? He measured the wavelength of X-rays scattered at an angle theta with the original direction. He found that wavelength lambda 2 or lambda s of the scattered X-rays is larger than the wavelength increase हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब एक्स-रेज इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। इसका क्या मतलब है कि उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को। तो अब वेव तो एनर्जी नहीं दे सकती ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सरेज की भी जो है ना पार्टिकल नेचर है। एक्सरेज बिहेव्स लाइक पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स दैट collide with the electron and transfers its energy to electron and scattered electron and remaining with remaining energy electron scattered in the opposite direction with an angle थीटा। ठीक है, तो उसको डिटेक्टर के जरिए मेजर करते हैं, तो लैम्डा जो है वो इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। दोनों की वेवलेंथ के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम लैम्डा शिफ्ट वेवलेंथ शिफ्ट कहते हैं, और ये बराबर होता है एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कॉस जीरो होगा, कि अगर स्कैटर ही नहीं कर रहा उसको, तो फिर कितना ही कॉस जीरो, थीटा अगर वो सीधा गुजर जाएगा तो वन माइनस वन जीरो, तो लैम्डा शिफ्ट भी कोई भी नहीं होगी। मतलब अगर उसने एंगल ही नहीं बनाया थीटा, अगर उसने उसको किया ही नहीं, तो वो अपनी इंसिडेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर गया, तो इसका मतलब है कि वो जीरो, लैम्डा क्या होगी? जीरो। और ये मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस क्या होगा? 90 होगा, या 180, सॉरी 180 होगा तो स्कैटरिंग मैक्सिमम होगी। और वन माइनस कॉस वन माइनस एटी कॉस 181 माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये 2h ओवर एम नॉट सी। और इसके एच ओवर एम नॉट सी की वैल्यू भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और 90 के ऊपर जो है ना आर ऑब्जर्व द कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल्स द कॉम्पटन वेवलेंथ, तो कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होती है, और इसको भी जो है ना वो नोबेल प्राइज
मिला था। पेयर प्रोडक्शन क्या होती है कि जो इंसिडेंट फोटोन है जब वो किसी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक उसके एंटी पार्टिकल या पॉजिट्रॉन के पेयर के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एंटी इलेक्ट्रॉन या एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन और एंटी प्रोटॉन, इनके अंदर जो है ना वो चेंज हो जाता है। इट इज प्रीवियस, अच्छा। तो ए थर्ड काइंड ऑफ, अच्छा, ये इसका जो है ना वो रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फिनोमेना है ना फोटोन का कन्वर्ट होना मैस के अंदर, तो फोटोन क्या है? एनर्जी। एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैस के अंदर। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को जो है ना ये कंप्लीटली फॉलो करता है। इट इज कंप्लीट इन अकॉर्डेंस विद द एंटी इज इक्वल टू एम सी स्केयर की एनर्जी जो है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? पार्टिकल के अंदर। और ये एम नॉट सी स्केयर जो है ना वो रेस्ट मैस एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1.02 होनी चाहिए टू फॉर ए पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। और बस इसको रीड आउट इतना ज्यादा नहीं करना, बस इतना ही बहुत है कि आप लोगों को एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमेशा एक एंटी पार्टिकल पैदा होता है। अब इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या है? एनिहिलेशन ऑफ मैटर। कि अगर एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो मिलते हैं तो दो गैमा रेज पैदा करते हैं। द ट्रू फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट मोमेंटम इज कंजर्व। ईच फोटोन हैज एनर्जी 0.51। तो वहां पर पहले जो है ना एक एनर्जी, एक ही 1.02 वाली एनर्जी का फोटोन यूज हो रहा था, हाई एनर्जी फोटोन यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, जो एनर्जी 1.02 मतलब हाई एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लेस एनर्जी के साथ होता है। एक्स रेज जो है वो सिर्फ एक फोटोन नॉर्मल किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ हो सकता है। और जो है पेयर प्रोडक्शन के लिए वेरी हाई एनर्जी की जरूरत होती है हमारे पास, ठीक हो गया। ए पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट वन प्लेस व्हेन एवर दे मीट दे एनहिलेट ईच अदर। तो जैसे ही अगर, तो ये देखे ना हमने, ये देखा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे ही जहां पर ये मिलेंगे तो एक दूसरे को एनहिलेट करके हमारे पास दो gamma radiation कर देंगे। The existence of the positron was predicted by Dirac in 19 and it was devoured by cosmic radiation in 1932 by Carl एंडरसन। तो ये फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? एंडरसन ने किया था। और ये 2011 के पेपर में हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये भी एफएससी में से क्वेश्चन आया हुआ है। इट ग्रेजुअली बिकम्स क्लियर दैट वेरी पार्टिकल हैज a corresponding anti particle with the same mass and anti mass if the charge if it is charged particle but of opposite sign. Particles are Antiparticles also, particles and antiparticles are different in sign of the other quantum number that we have not yet discussed. तो आगे भी क्वांटम नंबर होते हैं वो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने। नेक्स्ट इज द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है। अब हमने पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा जो है ना ये पार्टिकल नेचर में लिखा है, तो लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। क्लासिकल थ्योरी के बेस के ऊपर हमने इसको क्लासिकल में कन्वर्ट कर लिया। तो लेमडा जो है ये लेमडा, वेव की लेमडा और पार्टिकल की जो है ना लेमडा दोनों बराबर होते हैं और इसी इक्वेशन को हम डी ब्रॉगली कहते हैं। और इसको फर्स्ट टाइम डी ब्रॉगली ने स्टडी किया था। तो लैम्डा, अच्छा, बड़े पार्टिकल जो होते हैं ना उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है, जैसे 7 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 है, ये छोटी है। लेकिन अगर हम बहुत मैस हैवी कर लें, मैस के छोटे मैस की बजाय किसी बड़े मैस के साथ हम स्टडी करना शुरू कर दें, तो वो जैसे कि बुलेट है या किसी और बड़े मैस के साथ, तो उसकी जो वैल्यू आती है ना, ये 10 पावर माइनस 10 पे, ये 10 है, ये 10 पावर माइनस 50 60 इस रेंज तक आ जाती है, जो कि लैम्डा डिटेक्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम हैवी पार्टिकल के साथ वेव जो एसोसिएट होती है उसको डिस्कवर नहीं कर सकते। डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट की वजह से ये जो है ना वेव नेचर कंफर्म हुई थी। और उन्होंने कैलकुलेट किया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर 2 MV जो है वो उन्होंने कैलकुलेट की थी। और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन और दूसरी कैलकुलेशन थी जो, सॉरी, ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन थी वेव नेचर की, लैम्डा, जो लैम्डा निकाली गई थी। और जो वेव्स वाले जो क्लासिकल फिजिक्स, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वेवलेंथ इज एन एक्सीलेंट एग्रीमेंट थ्योरेटिकल, तो वो थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ बिल्कुल सेम थी। तो हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम एटम्स देयरबाय गिविंग। और डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने जो है ना वो कौन सा फिनोमेना किया था? डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्जर्व किया था, ठीक है। वेव पार्टिकल ड्यूरिटी, तो ये आगे जाके जो है ना Davison German experiment and G.B. Thomson reveals wave-like nature of electron and is the experiment of J.J. Thomson to find E by M. We have to assume particle-like nature of the electron. तो इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल दोनों एक तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन हैवी पार्टिकल के साथ वेव जो एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और हम उसको वैयर नहीं कर सकते। तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। यूज ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ना वेव नेचर की जो है ना उसकी एप्लीकेशन स्टडी होती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि कभी भी जो है ना वेव नेचर और इसकी नेचर की वजह से हम कभी भी एग्जैक्ट जो है ना पोजीशन एंड मोमेंटम एक्चुअली कभी भी साइमल्टेनियसली जो है ना वो मेजर नहीं कर सकते। देयर इज ऑलवेज अ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट। दिस अनसर्टेनिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट वैसे नहीं है, बट इज इट इज ड्यू टू द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927 एंड इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये डेल्टा एक्स इज इक्वल सॉरी एक्स डॉट पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और लैम्डा से लैम्डा के साथ कट जाएगा तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा, तो कितने ऑर्डर की अनसर्टेनिटी होती है? एच ऑर्डर की। ठीक है, तो यही अनसर्टेनिटी सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम तक नहीं है, बल्कि टाइम और एनर्जी के अंदर भी है, और ये भी किसके बराबर होती है? डेल्टा टी इज इक्वल टू एच। तो ये भी कभी भी मैयर इकट्ठे से नहीं किए जा सकते। तो ये इसका आंसर जो है वो किसके बराबर आता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, और h इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई जो है ये भी जो है ना h की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। h इज इक्वल टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फिजिक्स इन 1932 फॉर डेवलपिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने रीड आउट कर लेने हैं, इसको न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।